हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई कूपन नहीं खरीदना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही भैया किसी प्रकार का कोनो पैकेज आपको खरीदना है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत। राइट स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकाश आंगलाले है और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान की, जिसमें आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या ये कह लो कि पूरी जो केमिस्ट्री होती है राइट, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स और उन गुणधर्मों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिनको हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, जो कि प्रत्येक तत्व के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण और जरूरी होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आज की जो क्लास है वो सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, जहां डाउट आएगा वहां पर जाकर कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिएगा और जो भी परेशानी होगी उसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें छुपे हैं बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इसीलिए जो है मिस कोई भी नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए भैया शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास कैसे शुरू करेंगे, हम ये देख लेते हैं कि अभी तक हमने कौन सी चीजें निपटा दी हैं और आज हम क्या देखने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, अभी तक अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली जिसको आपने कक्षा 10वीं में भी देखा था। और क्या क्या देखा था भाई? देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था। इस चैप्टर में भी अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया, बोलो यस सर। मेंडलीव की आवर्त सारणी कर ली, बोलो यस सर। एसपीडीएफ ब्लॉक्स क्या होते हैं वो भी हमने देख लिया, बोलो यस सर। वर्गीकरण की, तत्वों के वर्गीकरण की हमें क्या जरूरत पड़ी इसके बारे में भी हमने बात कर लिया, बोलो यस सर। राइट, हमने आधुनिक आवर्त सारणी देखी, फिर हमने क्या देखा? न्यूलैंड और डॉबेराइनर के कॉन्सेप्ट्स देखे, जिसमें न्यूलैंड के ऑक्टेट यानी कि अष्टक थे आपके और डॉबेराइनर के ट्राइड्स यानी कि त्रिक थे। बात समझ में आ रही है? पर आज की जो क्लास है उसमें हम देखने वाले हैं तत्वों के कुछ जरूरी गुणधर्म। आज की जो क्लास है उसमें हम देखने वाले हैं तत्वों के कुछ जरूरी गुणधर्म, और ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि यहां से सीओईटी हो गया, जेडबलई हो गया, नीट हो गया, बात समझ में आई, फिर आपकी जो स्कूल की एग्जाम्स हो गई, इन सब में आते हैं बाबूजी बहुत सारे क्वेश्चंस। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और कौन से टॉपिक्स को हम कवर करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो भैया त्रिज्याएं, एक तो हम ये देखेंगे कि जो तत्व होता है उसके पास कौन से प्रकार की त्रिज्याएं होती हैं। साथ में हम बात करने वाले हैं किसकी? आयनन एंथैल्पी की। साथ में हम बात करने वाले हैं किसकी? आयनन एंथैल्पी की और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की। अब ये जो आयनन एंथैल्पी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी, बोलो यस सर। साथ में जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होता है कि जब भी आप किसी परमाणु को या तत्व को छेड़ते हो ना, आप उसके इलेक्ट्रॉन को या तो उससे परमाणु से बाहर निकाल लेते हो या फिर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर डाल देते हो, तो इससे पता है क्या होता है? इससे आपका जो इलेक्ट्रॉन है राइट, वो नया बंध स्थापित करता है किसके साथ? नाभिक और प्रोटॉन के साथ, और इससे होता है ऊर्जा में परिवर्तन। बात समझ में आ रही है? पूरा पढ़ने वाले हैं, बड़े बढ़िया तरीके से इसको अपन कनेक्ट करने वाले हैं। बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। चलो और क्या पढ़ेंगे? विद्युत ऋणात्मकता। और क्या पढ़ेंगे? विद्युत ऋणात्मकता, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और बात करेंगे हम लोग किसकी? संयोजकता की। तो देखो, संयोजकता जो है वो रासायनिक गुणधर्म है, पर वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आपकी जो केमिकल बॉन्डिंग है वो क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। बात समझ में आ रही है? बढ़िया से इन सब को अपनी कॉपी में नोट करो और बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है जी, चलो कर लिया? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो भैया। आज की जो क्लास है इसमें हम सभी तत्वों की इमोशंस पढ़ने वाले हैं, फीलिंग्स पढ़ने वाले हैं, और हम इन सबको कनेक्ट करने वाले हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ में। बात समझ में आ रही? तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। अब कुछ एक चीजें हैं जो आपको इस अध्याय में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में, पहले ये सारे टॉपिक पढ़ने से पहले अपने दिमाग के अंदर क्या कर लेनी है? फिट कर लेनी है। 1 मिनट का टाइम लगेगा, अब भी निपटा देते हैं। चलो चलो चलो, 1 मिनट का टाइम लगेगा। मैं क्या कह रहा हूं, एक वर्ड आपने सुना होगा कक्षा 10वीं से, या 10वीं में भी, और स्पेशली 11th में तो आपने सुना ही सुना होगा। केमिस्ट्री में आपने एक वर्ड सुना होगा, एंथैल्पी। आपने सुना होगा एंथैल्पी। क्या सुना होगा भैया? एंथैल्पी। बात समझ में आई? तो 1-2 मिनट में अपन ना वो सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में फिट कर लेते हैं जो कि हमें यूज होंगे
आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। बात समझ में आ रही है? आपने एक वर्ड सुना होगा एंथैल्पी। अब सवाल पैदा होता है सर एनर्जी तक ठीक था, अपन ने जैसे तैसे झेल लिया था, अब ये एंथैल्पी जो है ये किस चिड़िया का नाम है? एंथैल्पी स्टूडेंट्स एक ऐसी चिड़िया का नाम है, राइट, जो यदि समझ में नहीं आएगा ना तो आपका कॉन्सेप्ट फुर्र से उड़ जाएगा। कैसा उड़ जाएगा? फुर्र से उड़ जाएगा। इसलिए एंथैल्पी को समझना बहुत ही जरूरी है। कैसे? ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। देखो, अब आप मुझे एक बात बताओ, यदि मैं आपसे कहूं परमाणु, यदि मैं आपसे क्या कहूं? परमाणु कहूं, राइट, हमने मूल कॉन्सेप्ट में इसको ऑलरेडी डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे तरीके से, राइट। यदि मैं आपसे कह रहा हूं एक परमाणु, तो क्या होता है कि जो परमाणु है वो कैसा है? बहुत छोटा है। परमाणु है वो कैसा है? बहुत छोटा है। और इसी चैप्टर से आपकी जो केमिकल रिएक्शंस है वो भी क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। मैं कह रहा हूं भैया कि आपका जो सोडियम है, आपका क्या है? सोडियम है। अब सोडियम का एक परमाणु यदि हम इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको हम ऊर्जा देते हैं और इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, तो एक परमाणु पे एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? सीधी सी बात है कि आपका जो परमाणु है उसका आकार बहुत कम है। तो क्या एक परमाणु से काम चलेगा? नहीं चलेगा। बात समझ में आई? तो हम क्या करते हैं, रसायन विज्ञान में बड़े ध्यान से देखिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और मजेदार भी कॉन्सेप्ट है। हम केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में क्या करते हैं, हम रिएक्शन जब करवाते हैं या जब भी हम किसी रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं भैया एक परमाणु की रिएक्शन से तो पत्ता भी नहीं हिलने वाला, एक परमाणु की रिएक्शन से पत्ता भी नहीं हिलने वाला, 100 परमाणु की रिएक्शन से भी पत्ता नहीं हिलने वाला, क्योंकि ये जो रिएक्शन होगी इसमें जो ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, बात समझ में आ रही है, वो इतना कम होगा कि हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर है कहानी? तो फिर हमने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, एक परमाणु के लिए नहीं करते हैं, एक मूल परमाणु के लिए करते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे ये एक परमाणु था बेटा, अब हम किसके लिए करेंगे? हम कहेंगे भैया एक के लिए नहीं करते हैं, एक मूल परमाणु के लिए करते हैं, या फिर हम कम से कम इतने परमाणु तो लें, बात समझ में आ रही है, जिससे हम उस एक्सपेरिमेंट को, उस रिएक्शन को समझ सकें बहुत बढ़िया तरीके से। तो जब हम एक परमाणु के लिए करते हैं तो हम ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है, पहले तो ये बात आप समझ लो, केमिकल रिएक्शन यदि हो रही है तो लगभग 99.9% टाइप की जो रिएक्शंस है जब वो होगी, 99.9% टाइप की जो रिएक्शंस है जब वो होगी, बात समझ में आई, तो ऊर्जा में परिवर्तन तो होगा, ऊर्जा में परिवर्तन पक्का होगा। बात समझ में आ गई? या तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी या फिर ऊर्जा बाहर निकलेगी। और ऐसा क्यों होता है? ध्यान से देखो, अब मैं कह रहा हूं भाई मेरे पास सोडियम है, अब मैं क्या कह रहा हूं, यदि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसके बाद की सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से आपके दिमाग के अंदर क्या हो जाएंगी? फिट हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं मेरे पास सोडियम है, बोलो यस सर। अब सोडियम के पास क्या है? सोडियम को अपन रुको जरा इसको निपटाते हैं, रुको। ये सोडियम है, बोलो यस सर। ये सोडियम का नाभिक हो गया, बोलो यस सर, नाभिक बन गया। अच्छा, ये सोडियम की पहली कक्षा हो गई, बोलो यस सर। ये हो गई दूसरी कक्षा, बोलो यस सर। ये हो गई तीसरी कक्षा, बोलो यस सर। पता है केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? प्यार मोहब्बत। केमिस्ट्री का मतलब क्या है? प्यार मोहब्बत। किनके बीच में? तत्वों के बीच में। किनके बीच में? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में। किनके बीच में? अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के बीच में। ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है, ये जो बढ़िया वाली ट्यूनिंग होती है, इसी को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री, राइट। और यदि एक बार ये समझ में आ गई तो कभी भूलने वाले नहीं हो। चलो, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा भैया एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है और एक ये सब इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं यहां पे। चलो, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहां पर भरे हुए हैं, सोडियम का अपन बना लेते हैं। चलो, तो हुए क्या पूरे? देखो जरा, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो भैया 11 है, तो बना दिया अपन ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक अपन ने बना दिया 11। अब कॉमन सेंस वाली बात हो जाए। अब भाई कॉमन सेंस वाली बात यह है कि कॉमन सेंस वाली बात यह है, हम जानते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव होता है। थॉमसन अंकल ने बहुत काम किया है इस पे। मिलिकन ने अपने जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है उसमें खूब बतियाया है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसको हमने खूब बतियाया था इसके पहले वाले अध्याय में, बोलो यस सर।
बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव है और आपका जो नाभिक है बेटा जी वो कैसा है? पॉजिटिव है। अब दुनिया जानती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे खेलने कूदने और आपके बीच में आकर्षण होता है, परीक्षा के एक दिन पहले किताब और आपके बीच में आकर्षण होता है, साल भर जो है प्रतिकर्षण होता है। तो भैया इस इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है ना नाभिक अपनी तरफ। ध्यान से देखो ना, आपको यदि केमिस्ट्री समझनी है, बात समझ में आई, तो आपको भैया तत्वों की फीलिंग्स, इमोशंस समझनी ही पड़ेगी। तत्वों की फीलिंग्स और इमोशन यदि समझ में आ गई तो पूरा खेल जो है ना वो बड़ा ही आसान है। कैसे है? देखो, मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और इसका जो नाभिक है वो है पॉजिटिव। आप बोलोगे हाँ सर इसमें क्या नई बात है? एग्जैक्टली कोई नई बात नहीं है। अपने को सिर्फ जो है क्या यूज करना है? कॉमन सेंस। कैसे? नेगेटिव पॉजिटिव आकर्षण बल। अब इस इलेक्ट्रॉन को इससे दूर निकालने की आप बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम इस इलेक्ट्रॉन को इसमें से क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। आपको क्या लगता है नाभिक एवं ही इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने देगा? नहीं जाने देगा। मतलब ये कि हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी बाबूजी, हमको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, राइट? तो वो जो ऊर्जा हम देंगे, बात समझ में आ रही है? देखो, हमको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या देनी पड़ेगी? तो भैया अपने को ऊर्जा देनी पड़ेगी। यस सर, बोलो यस सर। तो अब ये इलेक्ट्रॉन को अपने को बाहर निकालना है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो सोडियम के पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया। एक प्रोटॉन के एक्स्ट्रा होने के कारण उसके ऊपर पॉजिटिव आवेश आ गया। बोलो यस सर। पर आपने क्या दी भैया? आपने यहां पर ऊर्जा दी। बात समझ में आई? आपने यहां पर क्या दी? ऊर्जा दी। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान होना या केमिकल रिएक्शन होना, यदि ऐसा कुछ भी हो रहा है, इसका मतलब यह है कि ऊर्जा में परिवर्तन आ रहा है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो जब हम क्या करेंगे? जब हम एक परमाणु की बात करेंगे, जब हम कहेंगे कि भैया हम एक परमाणु की बात कर रहे हैं, एकदम कॉमन सेंस वाली बात, यही चलेगा पूरे चैप्टर में, पूरी केमिस्ट्री में, और बहुत आसान है। मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव, प्रोटॉन नाभिक में है तो नाभिक भी पॉजिटिव, इनके बीच में हो गई है भैया प्यार मोहब्बत, यानी कि तगड़ी वाली केमिस्ट्री। अब बाहर से इलेक्ट्रॉन लाओगे तो भी ऊर्जा में परिवर्तन होगा, राइट? और इलेक्ट्रॉन को बाहर लेकर जाओगे तो भी ऊर्जा में क्या होगा? परिवर्तन होगा। यदि ये समझ में आ गया एक बार, तो इसके बाद पूरी केमिस्ट्री के प्रत्येक रिएक्शन और कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु के लिए अपन ने किया, बोलो यस सर। अब हम एक मोल परमाणु के लिए करते हैं, तो लिखेंगे तो बेटा उसको भी वैसे ही, लिखेंगे तो अपन इसको भी ऐसे ही। बात समझ में आ रही है? क्लियर? लिखेंगे हम इसको भी ऐसे ही। एक मोल परमाणु के लिए भी हम ऐसे ही लिखेंगे और एक परमाणु के लिए भी हम ऐसे ही लिखेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए भी क्या देनी पड़ी? ऊर्जा देनी पड़ी। उसी तरीके से एक मोल परमाणु से भी इलेक्ट्रॉन यदि आप बाहर निकालना चाहते हो, एक मोल परमाणु से भी यदि आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना चाहते हो, इसका मतलब ये कि यहां भी ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो एक परमाणु के लिए जो चीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक परमाणु की यदि बात होगी तो क्या होगा? एनर्जी। पर एक मोल परमाणु की यदि बात होगी तो क्या होगा? एंथैल्पी। बात समझ में आ गई? तो अब से भैया केमिस्ट्री में एंथैल्पी में बात होगी। अब से केमिस्ट्री में बात किस में होगी? एंथैल्पी में होगी। क्योंकि बात समझ में आ रही है? क्योंकि एनर्जी इतना कम, एनर्जी में परिवर्तन इतना कम होगा कि हम उसकी स्टडी नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो हमने कहा हम उसके लिए भैया एक मोल तो कम से कम लो, एक मोल ले लो, चलो आधा मोल भी चलेगा, पर यार एक परमाणु की बात मत करो। एक परमाणु जब कोई रिएक्शन करता है तो ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और वो जो ऊर्जा है वो इतनी कम ज्यादा परिवर्तित होती है कि अपन उसको स्टडी नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, फिर बोरिंग लगने लगता है। बात समझ में आ रही है? तो हमने कहा सुनो, एक परमाणु पे खेल अपन नहीं खेलते, अपन किस पे खेल खेलेंगे? हम एंथैल्पी पे खेल खेलेंगे। तो हमने कहा एनर्जी पर मोल। एंथैल्पी क्या है? तो एंथैल्पी जो है आपकी वो क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? तो ये है एनर्जी पर
यानी कि प्रति मोल। खत्म, दैट्स ऑल, टाटा बाय बाय। तो एक मोल, बात समझ में आई, एक मोल को लेकर ऊर्जा में जो भी परिवर्तन होगा, भले आप ऊर्जा दे रहे हो या ऊर्जा उसमें से बाहर निकल रही है। अच्छा, ऊर्जा दे रहे हो तो ऊष्मा कैसी, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया है, बोलो यस सर। ऊर्जा यदि बाहर निकल रही है तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, बोलो यस सर। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी, ध्यान से देखो। तो मैं कह रहा हूं एनर्जी पर मोल इज नोन एज व्हाट, एंथैल्पी। इंग्लिश में भी एंथैल्पी और हिंदी में भी एंथैल्पी, किसी का नाम थोड़ी बदल सकते हो। बात समझ में आई? जैसे ये हिंदी में क्या थी, ऊर्जा थी, और इंग्लिश में एनर्जी थी, बट एंथैल्पी जो है वो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मलयालम, कन्नड़ सब में कैसी होगी आपकी, एंथैल्पी ही होगी। बात समझ में आ गई? चलो, एंथैल्पी क्लियर, बोलो यस सर। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन जुड़े, या किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन हो, भले ही वो भौतिक परिवर्तन है जैसे अवस्था में परिवर्तन, या वो रासायनिक परिवर्तन है जैसे दूध का दही बनना, या फिर जो है लोहे पे जंग लग जाना, ऐसी कोई भी चीज यदि हो रही है, इसका मतलब परिवर्तन किस में हो रहा है, आपकी एंथैल्पी में। तो अपन एनर्जी में नहीं बोलेंगे, हम किस में बोलेंगे, एंथैल्पी में क्या होगा आपका परिवर्तन। बात समझ में आ गई? तो सब लोगों को एंथैल्पी क्लियर है, बोलो यस सर। क्या सब लोगों को एंथैल्पी क्लियर है, बोलो यस सर। ठीक है, चलो। तो एंथैल्पी क्या है, किसी भी प्रकार के भौतिक या रासायनिक, किसी भी प्रकार के, ठीक है, किसमें, तत्वों को लेकर किसी भी प्रकार के भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के समय पर, ठीक है, एक मोल को लेकर किसी भी समय पर, किसी भी चीज के भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के समय पर किसी वस्तु के एक मोल को लेकर ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। शॉर्ट में कैसे नोट करोगे, एनर्जी पर मोल। एंथैल्पी क्लियर है, बोलो यस सर। एंथैल्पी क्लियर है, खेल ही खत्म हो गया। एंथैल्पी यदि क्लियर है, खेल ही खत्म हो गया। बात समझ में आई? तो अब आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तो एंथैल्पी वाली चीज को दिमाग में फिट रखना, ठीक है। चलो अब इसको इधर से खेल निपटाते हैं। चलो अब मैं क्या कह रहा हूं, सुनो ना, अपने को पढ़ना क्या क्या, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, अपने को पढ़ना है क्या, त्रिज्याएं, इलेक्ट्रॉन लब्धि, एंथैल्पी। मतलब ये कि जब किसी परमाणु के एक मोल में आप इलेक्ट्रॉनों को जोड़ोगे तो उस समय पर उस परमाणु की जो ऊर्जा है उसमें जो परिवर्तन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। कुछ इसी तरीके से आयनन एंथैल्पी होगी। अब भी हमने इसका एग्जांपल देखा कि भैया सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, तो ऐसे थोड़े सोडियम बाहर निकालने देगा इलेक्ट्रॉन। सोडियम का क्या कहता है, मेरे नाभिक के पास पॉजिटिव है और मेरे इलेक्ट्रॉन्स के पास में नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में खेला हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर निकलने वाला नहीं है। तो अपने को देनी पड़ेगी क्या, आयनन एंथैल्पी। हमें कौन सी चीज देनी पड़ेगी, आयनन एंथैल्पी। चलो विद्युत ऋणात्मकता, संयोजकता सबको लपेटे में लेंगे, एक एक करके पूरा कॉन्सेप्ट निपटाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब सुनो, हो गया, क्या कहते हो, त्रिज्याओं की तरफ चलते हैं। चलो त्रिज्याएं त्रिज्याएं त्रिज्याएं। तो अब हम ना थोड़ी सी परमाणु के आकार के बारे में बात कर लेते हैं, और ये बड़ा आसान है। ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कभी कभी बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर आयनिक त्रिज्या तो अपने को समझ में आ जाती है, पर जो वंडरवॉल त्रिज्या है, धात्विक त्रिज्या है और सहसंयोजक त्रिज्या है, जो आपकी वंडरवॉल त्रिज्या है, धात्विक त्रिज्या है और सहसंयोजक त्रिज्या है, इसमें हमको होता है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन। बात समझ में आ रही है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, इन सारी चीजों को निपटाएंगे बढ़िया से, ठीक है। बस आप ये याद रखें कि जब त्रिज्याओं की बात होगी, राइट, तो त्रिज्याएं कितने प्रकार की होंगी, तो भैया दो प्रकार की होंगी। एक तरफ होंगी आपकी परमाणु त्रिज्याएं और दूसरी तरफ होंगी आपकी आयनिक त्रिज्याएं। एक तरफ क्या होंगी आपकी परमाणु त्रिज्याएं और एक तरफ क्या होंगी, दूसरी तरफ क्या होंगी आपकी आयनिक त्रिज्याएं। अब सवाल पैदा होता सर परमाणु की तो एक ही प्रकार की त्रिज्या होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है ना बबुआ। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप बात करते हो अलग अलग परमाणुओं की, यानी कि जब आप बात करते हो अलग अलग तत्वों की, तो ये जो तत्व होते हैं भाई, इनकी अलग अलग अवस्था होती है सामान्य तापक्रम पर। कुछ ऐसे होते हैं जो ठोस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गैस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो द्रव होते हैं। बोलो यस सर।
कुछ ऐसे हैं जो कैसे होते हैं, द्रव होते हैं, पहली बात। कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके द्विपरमाणविक होते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जिनका एटीट्यूड ही नहीं संभलता भैया, P4 चतुपरमाणविक होते हैं। कुछ तो जो है मानते ही नहीं है, ये लो सल्फर जैसे। और कुछ बेचारे भोले भाले पर करंट लगाने वाले सोडियम पोटेशियम जैसे एकल परमाणु होते हैं। बात समझ में आई? कुछ ऐसे होते हैं जो द्विपरमाणु होते हैं, कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो कि सिंगल वाली एक ही परमाणु के रूप में पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये कि प्रत्येक परमाणु जो है, प्रत्येक तत्व जो है, वो हमारी प्रकृति में और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, सामान्य तापमान और दाब पर क्या होता है भैया, अलग अलग अवस्था में पाया जाता है। तो यदि अलग अलग अवस्था में पाया जाएगा, इसका मतलब यह होगा कि यदि हम इनकी परमाणु त्रिज्या की बात करेंगे तो वो भी अलग अलग तरीके से होगी। तो 3 प्रकार की परमाणु त्रिज्याएं जो हैं वो हमारे सामने होती हैं। ध्यान से देखिएगा कौन सी भैया। एक तो धात्विक, ये चीज क्लियर हो गई कि आपके जो धात्विक क्रिस्टल होंगे या धातुएं जो होंगी उनके लिए कौन सी त्रिज्या होगी, धात्विक। बात समझ में। दूसरी होगी सहसंयोजक और तीसरी होगी आपकी वंडरवॉल। क्या होगी, वॉन्डरवॉल या फिर वंडरवॉल। बात समझ में आ रही? तो तीनों को समझते हैं, बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। चलो इसको नोट करोगे या नहीं? लिखो, परमाणु त्रिज्या कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन सी? सहसंयोजक यानी कि कोवेलेंट, धात्विक यानी कि मेटालिक, और वंडरवॉल को तो भैया वंडरवॉल ही कहना है अपने को, किसी का नाम था चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो मिटाऊं, चलो खेल चालू करते हैं। पहले कौन सी करेंगे, जल्दी बताओ। अरे जल्दी बताओ, एक एक कॉन्सेप्ट को दिमाग के अंदर फिट करेंगे बाबूजी। बात समझ में? पहले कौन सी? चलो आते हैं अपन किस पर, धात्विक त्रिज्या पे। बात समझ में आ रही है? अब कोई भी एक धातु ले लो, चलो मैं कह रहा हूं कोई भी एक धातु ले लो। चलो मैं कह रहा हूं धात्विक त्रिज्या। किस चीज की बात हो रही है बबुआ? धात्विक त्रिज्या की। अब क्या होता है, सामान्यतः आपने देखा होगा कि जो धातुएं होती हैं वो ठोस क्रिस्टल के रूप में पाई जाती हैं। सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो किस रूप में पाई जाती हैं? तो भैया ठोस क्रिस्टल हमने कहा। चलो हाँ ठीक है, ठोस क्रिस्टल। चलो हमने कहा ठोस क्रिस्टल के रूप में जो धातुएं होती हैं वो पाई जाती हैं। अब इसका मतलब क्या है? अब अपन लेते हैं आयरन की बात करते हैं, यानी कि लोहे की बात करते हैं। चलो तो हम किसकी बात करेंगे? लोहा यानी कि आयरन। बात समझ में आ रही है? चलिए तो हम बात कर लेते हैं लोहे की, एक प्रकार का धातु है। अब होगा क्या, सुनो। लोहे की एक रॉड ले ले, क्या कहते हो? लो भाई लो, रुको, ये लो। अरे देखो भी खेल निपटाते हैं पूरा। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। ये लोहे की रॉड है। रॉड को तो अपन इंग्लिश में लिखेंगे ना यार। ये जो है ये लोहे की रॉड है। अब ये बताओ क्या इसके पास बहुत ही सारे परमाणु होंगे? बिल्कुल होंगे। एक परमाणु नहीं होगा इसके पास बहुत सारे परमाणु होंगे। बोलो यस सर। अब यदि इसके पास बहुत सारे परमाणु होंगे तो वो अंदर से अपने पास जो है बहुत एक्सट्रीम जादू से बहुत सारी पावर आ गई है। अब यदि हम इसको भयंकर जूम करके देखेंगे, तो हम ये पाएंगे कि इसके जो आपके क्या है, इसके जो अणु है, सॉरी परमाणु है, वो किस तरीके से कनेक्टेड है। तो अपन इसको जूम करते, चलो हम इसको एक काम करते, जूम करते रे बाबा। चलो इसको अपन जूम करते, चलो इतने से पार्ट को अपन जूम करते हैं। ओए यार रुको, लोहे की रॉड अपन बड़ी बनाते, रुको। इतनी बड़ी जो है वो लोहे की रॉड है, और रुको अच्छी बड़ी बनाता, रुको। ये लो इतनी बड़ी लोहे की रॉड है। इसके एक छोटे से भाग को हम लोग करते हैं जूम। इसके एक छोटू से भाग को हमको लोग करते हैं जूम, राइट। तो इसको हमने क्या कर दिया, तो इसको हम कर देते हैं जूम। चलो ये लो, तो इसको हम करते हैं जूम। इस भाग को हमने कर दिया जूम। यस सर। बोलो यार मस्त वाली बात है। मैं कह रहा हूं लोहे की रॉड है, बोलो यस सर। अब इसका एक जो छोटा सा भाग है ना बाबूजी, इसको हम क्या करते हैं, जूम करते हैं। जूम करेंगे तो हम देखेंगे बहुत सारे इसमें क्या होंगे, परमाणु। ये लो, पहला परमाणु, पड़ोस में दूसरा परमाणु,
पड़ोस में तीसरा परमाणु, उसके पड़ोस में चौथा परमाणु, फिर पांचवा परमाणु, और ये सब आपस में कैसे होंगे? आपके कनेक्टेड होंगे। बोलो यस सर। अब यदि ये, इसको आप क्या बोलोगे? अब आप इसको ये बोलोगे ना कि भैया ये जो चीज है, रुको यहां से हटाते हैं, ठीक है, ये जो चीज है ये क्या है? ध्यान से देखिएगा, परमाणु हैं जो किस रूप में कनेक्टेड है? क्रिस्टल के रूप में कनेक्टेड है। परमाणु है और किस रूप में कनेक्टेड है? क्रिस्टल के रूप में, राइट? तो मैं कह रहा हूं क्रिस्टल के रूप में परमाणु है। बात समझ में आई क्या? बोलो यस सर। ठीक है, अब कोई भी दो उठा लो, जो मन है आपका। पहले तो कोई भी दो परमाणु उठाने का, खेल खत्म, राइट? हमने कहा भैया खुरापाती दिमाग है हमारा, तगड़ा वाला। हमने कहा हम यहां से लेकर यहां तक दो परमाणु के बीच का क्या निकालेंगे? तो भैया अंतर निकालेंगे। क्या कहा हमने? हमने कहा भैया सुनो, हमने कहा सुनो पप्पू, हम क्या करेंगे? दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे और उस अंतर को हम क्या बोलेंगे? x। किसके बीच का अंतर? तो भैया दोनों परमाणुओं के नाभिक के बीच का अंतर। बात समझ में आई? तो मैं कह रहा हूं दो परमाणु, बात समझ में आ रही है, के नाभिक हो जाएगा, नाभिक के बीच का अंतर बटे दो, खत्म। मैं क्या कह रहा हूं? दो अलग अलग जो परमाणु हैं, एडजेसेंट परमाणु हैं, आसपास वाले परमाणु हैं, राइट? इनके बीच के नाभिक के डिस्टेंस को आपने कितना कहा? x कहा। तो भैया परमाणु त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी x बटे 2, खत्म यार। पिकोमीटर में होगी, कुछ की जो है वो नैनोमीटर या 10⁻⁻11 मीटर के आसपास होगी। बोलो यस सर। कुछ की जो है एंगस्ट्रॉम में होगी, बड़े परमाणुओं की। तो भाई दो परमाणु लो, दोनों के नाभिक के बीच के अंतर को आप देख लो कितना आ रहा है? तो भैया x आ रहा है। बोलो यस सर। अब ये जो x डिस्टेंस है इसको आप डिवाइड बाय 2 कर दो, ये हो गई आपकी धात्विक त्रिज्या। बोलो यस सर। इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट करो, बढ़ रहे हैं आगे। कर लिया नोट? तो बस इतनी सी ये कहानी कि भैया धात्विक त्रिज्या क्या होगी? दो परमाणु, आप आसपास से पड़ोस वाले जो दो परमाणु हैं उनके नाभिकों के बीच का अंतर निकालो। बोलो यस सर। उसका जो अंतर अपन ने निकाला उसको डिवाइड बाय 2 किया, खेल खत्म, x/2 अपना हो गया आंसर। बात समझ में आ रही है? तो अलग अलग, अब लोहे के लिए कुछ और होगा, सोडियम के लिए कुछ और होगा, कॉपर यानी कि तांबे के लिए कुछ और होगा, जिंक यानी कि जस्ते के लिए कुछ और होगा। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीछे जाना पड़ेगा। तो क्या आपको धात्विक त्रिज्या क्लियर है? बोलो यस सर। यदि इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं बाबूजी? यदि हम इसको x बोलते हैं तो यहां पर धात्विक त्रिज्या होगी आपकी x/2। पर याद रहे ये सिर्फ धातुओं के लिए है। क्लियर? अब चलते हैं किसकी तरफ? तो भैया सहसंयोजक त्रिज्या यानी कि कोवेलेंट रेडियस की तरफ हम चलते हैं। और इसको अपन कहां देखेंगे? तो उसको अपन इधर देख लेते हैं, देखो, या फिर रुको पड़ोस में ही कर लेते हैं, सेपरेट अपन कर लेते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं। सहसंयोजक त्रिज्या सह संयोजक त्रिज्या 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 कैसे? तो ध्यान से देखो, आप ये तो जानते हो कि बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो द्विपरमाणु के रूप में पाए जाते हैं, बहुत सारे द्विपरमाणुविक अणु के रूप में पाए जाते हैं प्रकृति में, जैसे कि ऑक्सीजन। तो किनके लिए निकाला जाएगा? देखो लिखा है यहाँ पे, ऑलरेडी लिखा है, देखो। सहसंयोजक त्रिज्या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे जो तत्व होते हैं जो कि द्विपरमाणुविक तरीके से पाए जाते हैं, हम उनके लिए क्या निकालते हैं? सहसंयोजक त्रिज्या। कैसे? ध्यान से देखिएगा, देखो 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 देखो, किसके लिए किसके लिए? तो मैं कह रहा हूं ऑक्सीजन के लिए, मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन के लिए, मैं कह रहा हूं नाइट्रोजन के लिए। आप बोलोगे यस सर। करना क्या है? ध्यान से देखिएगा, अष्टक पूरा करने के चक्कर में, बड़े चालाक हैं ये, बड़े शातिर हैं ये, अष्टक पूरा करने के चक्कर में ये आपस में हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब यदि हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को देखेंगे तो भैया हाइड्रोजन का एक, अब हाइड्रोजन का जो एक आपका परमाणु है वो ऐसा है। बोलो यस सर। उसी के पड़ोस में हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु भी होगा। बोलो यस सर। तो हमने दोनों के नाभिक भी बना लिए। बोलो यस सर।
इधर मैंने हाइड्रोजन का नाभिक बनाया, बोलो यस सर, बोलो यार, और यहां पर मैंने जो है किसका नाभिक बना लिया, आपके किसका नाभिक बना लिया, दूसरे वाला हाइड्रोजन का। ये हो गया अपना H2, ये जो है अपना क्या हो गया, H2 हो गया, बोलो यस सर। अब बेटा यदि हम ये डिस्टेंस निकालते हैं, ध्यान से देखना, यदि हम इतना और यदि हम इतना डिस्टेंस निकालते हैं तो आप बोलोगे हाँ निकाल लेंगे सर। नाभिकों के बीच का क्या है, बात समझ में आ रही है, नाभिकों के बीच का हमने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं O2 की और किसकी बात कर रहे हैं, H2 और N2 की, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में सहसंयोजक बंध है। कौन सा बंध है, तो इनके बीच में सहसंयोजक बंध है, बोलो यस सर। अब सहसंयोजक बंध क्या होता है, तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो किसके बीच में पाया जाता है, ध्यान से देखिएगा, दो अधातुओं के बीच में। और यदि आप किसी तत्व की बात करोगे तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे जो तत्व होते हैं, राइट, उनमें भी सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो ये जो सहसंयोजक बंध होगा वो इस तरीके से होगा, राइट, मतलब एक आपका जो परमाणु है, एक आपका जो परमाणु है वो दूसरे के अंदर ऐसा क्या होगा, बिल्कुल ऐसा दोनों के बीच में तगड़ी वाली ऐसी क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, बोलो यस सर, राइट। हमने कहा भैया ये जो डिस्टेंस है ना, ये है आपका y, हमने कहा ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, y। आपको लग रहा होगा सर इधर से लेकर इधर तक क्यों नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन अकेला नहीं पाया जाता। अब जब हाइड्रोजन अकेला नहीं पाया जाता तो उसकी जो त्रिज्या है उसको हम कौन सा काउंट करते हैं, क्योंकि वो H2 के रूप में है, बोलो यस सर। तो अब हम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे R बराबर y डिवाइड बाई 2। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बाबूजी R बराबर आपका क्या हो जाएगा, y डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। इंटरेस्टिंग ये कहानी है, ध्यान से देखिएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका, y डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, खेल खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या, सहसंयोजक त्रिज्या। अब सवाल पैदा होता है इसका परिभाषा क्या होगी, सवाल पैदा होता है कि इसकी परिभाषा क्या होगी, बात समझ में आ रही है। तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे एक प्रकार, ऐसे तत्व, कहां लिखेंगे इसको, उधर लिखते, चलो चलो पूरा ही निपटाते बढ़िया से, ठीक है। मैं कह रहा हूं किसी तत्व, या आप ये कह लो द्विपरमाणविक तत्व, परमाणविक तत्व में दो लगे हुए, किसी द्विपरमाणविक तत्व में दो लगे हुए परमाणु O के बीच का अंतर का आधा, बीच के अंतर का आधा क्या कहलाता है, बीच के अंतर का जो आधा है ना बाबूजी, वो क्या कहलाता है आपका, जिसको हम लोग यहां पर y/2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस यही चीज कहलाती है आपकी सहसंयोजक त्रिज्या। तो ये कौन सी चीज है, तो बेटा ये है आपकी सहसंयोजक त्रिज्या, दैट्स ऑल। तो अपना वाला डायग्राम बहुत काम आएगा अपने को, देखो अपना वाला डायग्राम बहुत ही काम आएगा आपको, बात समझ में आ रही कैसे आएगा काम, तो ध्यान से देखो। अब मैं कह रहा हूं भैया ये जो डिस्टेंस है ये y है, बोलो यस सर। तो ये r बराबर कितना हो जाएगा, y डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। r बराबर कितना हो जाएगा, y डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब होना तो चाहिए था इधर तक ऊपर तक होना चाहिए था, पर हम लेते हैं कहां से कहां तक, ध्यान से देखिएगा, हम लेते हैं अब ये इनके जो दोनों परमाणु आपस में जुड़कर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, राइट, उन अणुओं के नाभिक को आप जोड़ दो, कोई ना कोई दूरी आएगी, उसको 2 से विभाजित कर दो, भाग देनापन सबको आता है, बोलो यस सर। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका R = what, y डिवाइड बाय 2, ठीक है। चलो सहसंयोजक त्रिज्या देख ली, धात्विक त्रिज्या देख ली, अब चलते हैं वंडर वॉल की तरफ। अब सवाल पैदा होता है कि ये किस में होता है, तो ध्यान से देखो, वंडर वॉल रेडियस निकाली जाती है किसके बीच में, ठोसों के बीच में। किसके बीच में, ठोस जितने होते हैं उनके बीच में। लिक्विड और गैस में निकाल तो सकते हो, पर आंसर कभी भी बदल सकता है, इसलिए अपन उसको छेड़ते ही नहीं है। किसके लिए सामान्यता निकाली जाती है, ठोस के लिए। और ये कैसी होती है, ध्यान से देखिएगा, देखो बेटा,
इसको समझने के लिए अपन आते हैं यहां पर और अपन आते हैं यहां पर। ध्यान से देखो, क्या आपको एक अणु दिख रहा है, सॉरी एक परमाणु दिख रहा है? बोलो यस सर। क्या आपको दूसरा परमाणु दिख रहा है? बोलो यस सर। पक्का? ठीक, चलो अब क्या आपको एक और अणु दिख रहा है, परमाणु दिख रहा है? बोलो यस सर। और भैया आपको एक यहां पर और परमाणु दिख रहा होगा? बोलो यस सर। बिल्कुल सीधा बना है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों के नाभिक को आपस में जोड़ रहा हूं। मैं दोनों के नाभिक को आपस में जोड़ रहा हूं। देखो दोनों के नाभिक को, ये जो पास पास वाले हैं, देखो यहां पर इसका नाभिक होगा, बोलो यस सर, और ये यहां पर इसका नाभिक होगा, बोलो यस सर। नीचे की तरफ बना देते हैं अपने ऐसा। यार थोड़ा सेंटर टू सेंटर कनेक्ट अपन करते हैं, रुको। इसका नाभिक यहां से शुरू होगा और यहां तक जाएगा, एक नाभिक यहां से शुरू होगा और यहां तक आएगा। बात समझ में आ गई? तो क्या है, ध्यान से देखिएगा ये ठोसों में किस प्रकार से होता है। देखो ये एक अणु हो गया, बोलो यस सर। ये वाला जो है बेटा, ये भी एक अणु हो गया, बोलो यस सर। और दो अणु एक दूसरे से लगे हुए हैं, दो आपके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कैसे हैं, लगे हुए हैं। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, राइट, इसको अपन कितना बोल देते हैं? तो इसको अपन बोल देते हैं z। कितना बोल देते हैं? z बोल देते हैं। और यहां पर आपकी ये डिस्टेंस को भी उस हिसाब से मैं कितना बोलूंगा? तो भाई ये z हो गया आपका, चलो ये z हो गया, तो r बराबर यहां कितना हो जाएगा? z/2। r बराबर क्या हो जाएगा? z/2। अब आप मुझे एक बात बताओ जरा, ये जो डिस्टेंस अपन निकाल रहे, चलो एक डिस्टेंस अपन और निकालते हैं यहां से लेकर यहां तक। तो ये जो डिस्टेंस होगा, इसको आप कौन सी त्रिज्या बोलोगे? आप बोलोगे सर सहसंयोजक। ये लो y लिखा है, बोलो राइट। तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा? सहसंयोजक नाभिकीय अंतर हो जाएगा, और इसको आप लिखोगे r/y/2, और यहां पर हो जाएगी आपकी r बराबर z/2। अब आप मुझे बताओ उधर y/2 जो है वो क्या है? तो भाई वो आपकी सहसंयोजक त्रिज्या है, बोलो यस सर। पर यदि आप बात करेंगे z/2, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी वंडरवॉल त्रिज्या। बात समझ में आ गई? तो हमेशा ध्यान दें कि दो अलग अलग अणु, मतलब एक समान अणु हो सकते हैं, राइट, आपस में जब वो कनेक्टेड होते हैं, उनके बीच का जो अंतर होता है, उनके बीच का जो अंतर होता है ना बाबूजी, उसी को अपन क्या बोलते हैं? वॉन्डरवॉल रेडियस या फिर वंडरवॉल त्रिज्या। तो इस प्रकार से आपकी जो परमाणु त्रिज्याएं होती हैं वो तीन प्रकार की हो सकती हैं। वॉन्डरवॉल हो सकता है, धात्विक हो सकता है, और कैसा हो सकता है? सहसंयोजक। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलो अब आया समझ में? पक्का? ठीक। अब बेटा इस वाले भाग को अपन यहां से मिटा देते हैं। क्यों मिटा देते हैं? आप किसी और की जगह पर जाकर कब्जा कर रहे हो, यहां पर अपने को धनायन ऋणायन पढ़ना है। बात समझ में आ गई? चलो 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 चलो। तो ये थी आपकी परमाणु त्रिज्या, ये आपकी क्या थी? परमाणु त्रिज्या थी। अब किसकी तरफ चलेंगे? तो भैया आयनिक त्रिज्या की तरफ चलेंगे। और आयनिक त्रिज्या जो रहेगी आयनिक त्रिज्या को समझने के लिए हमें किस चीज को समझना जरूरी है? भैया हमें समझना जरूरी है कि आयन क्या होता है। तो आयनिक त्रिज्या को समझने के लिए हम बात करेंगे किसकी? कि ये आयन जो है ये किस चिड़िया का नाम है। दैट्स ऑल। ठीक है, चलो तो अब देखो, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि भैया आयन क्या होता है। इसको मिटा दें, बोलो यस सर। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सारे कॉन्सेप्ट्स ना सीधे अपन कनेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि एक एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कायदे से यदि देखा जाए तो केमिस्ट्री की जो शुरुआत है वो इधर से ही हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि पिछले अध्याय में हमने आपके परमाणु पढ़ लिए, बोलो यस सर। इस अध्याय में हमने तत्व क्या है वो देख लिया। अब तत्व समझ में आने के बाद केमिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। कैसे? देखो आयन की बात करते हैं अपन, और आयन क्या है तो ध्यान से देखना। देखो सामान्यतः जो चीजें होती हैं वो कैसी होती हैं? आपकी उदासीन होती हैं, यानी कि न्यूट्रल होती हैं। जितने इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन यदि उतने प्रोटॉन है किसी के पास में, तो वो आयन नहीं है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। वो या तो अणु हो सकता है, या फिर आपका परमाणु हो सकता है, या फिर आपका कोई यौगिक हो सकता है। बात समझ में? तो चलो,
तो क्या है, सबसे पहले अपने को यह समझना पड़ेगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं उदासीन। ठीक है, उदासीन क्या हो सकता है, तो भाई अणु हो सकता है या फिर आपका परमाणु हो सकता है। पहली सिचुएशन जब, बात समझ में आई। अब दूसरी सिचुएशन, जब, ये पहली सिचुएशन थी, ये दूसरी कंडीशन है, जब किसी में भी इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या यदि इक्वल हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम या तो अणु बोलेंगे या फिर हम उसको परमाणु बोलेंगे। बोलो यस सर। पर जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं है, अब इसमें दो चीजें आ गई, बात समझ में आ रही है। पहली जो चीज है वो ये आ गई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और दूसरी जो चीज है वो ये आ गई कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम होगी। बोलो यस सर। ठीक है, तो जब अब आप बोलोगे सर हम कैसे कनेक्ट करें, समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं कह रहा हूं भाई मेरे पास सोडियम है, तो जब मैं सोडियम का डायग्राम बनाऊंगा, मैंने कहा सोडियम का मेरे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा, सोडियम का मेरे पास क्या है, परमाणु है। ध्यान से देखना, मस्त वाली बात है। सोडियम का हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, तो बेटा अपने पास सोडियम का क्या है, परमाणु है। कौन सी चीज है, परमाणु है। अब सोडियम के परमाणु को अपन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो बहुत सिंपल सी चीज है। देखो हम कहेंगे सोडियम का परमाणु है, इसके अंदर ये 3 प्रकार की ऊर्जा कक्षाएं हैं, पहली दूसरी और तीसरी, राइट, और बीच में जो है सोडियम का नाभिक है। अब अपन इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, चलो ये लो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 खत्म। ठीक है, तो अब सोडियम के पास यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसके पास भाई क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है। बोलो यस सर। और सोडियम का जो नाभिक आपके पास है, कौन सी चीज है, सोडियम का नाभिक है। बोलो यस सर। अब सोडियम का जो नाभिक आपके पास है, राइट, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने भैया, 11 हैं। बोलो यस सर। बात समझ में आई। तो इसके पास जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उतनी ही किसकी संख्या है भैया, उतनी ही आपके प्रोटॉनों की संख्या है। जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उतनी ही किसकी संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या है। बात समझ में आ गई। अभी इसका मतलब क्या है, तो स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब होगा कि ये उदासीन होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव है, जितना इसके पास पॉजिटिव है, बोलो यस सर, उतना इसके पास नेगेटिव है। बोलो यस सर। तो ये होगा आपका उदासीन। तो ये कोई परमाणु हो सकता है जैसे कि ये है, या फिर ये कोई भी अणु हो सकता है। बात समझ में आ रही है। जैसे कि आपने लिख दिया यहां पर CO2, आपने लिख दिया भैया NO2, आपने लिख दिया H2SO4, या फिर कोई परमाणु जैसे कि सोडियम हो गया, या फिर कॉपर हो गया, या फ्लोरीन हो गया। बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है कि ये चीजें होती हैं उदासीन, ये चीजें क्या होती हैं, उदासीन होती हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आयन क्या होगा सर। बात समझ में आई। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉनों के बराबर नहीं होंगे, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं होगी, उसको हम बोलेंगे आयन। बात समझ में आ रही है। चलो, तो उदासीन चीजों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या कैसी होती है, एक समान होती है। बात खत्म। बात समझ में आ गई। बढ़ते हैं आगे। चलो इसको मिटाते हैं यहां से, इसको भी यहां से ऐसे 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 अपन मिटा देते। चलो बात समझ में आ गई। अब मैं कह रहा हूं, सुनो, मैं कह रहा हूं हाँ ठीक है, जब ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब हम अणु या फिर किसी परमाणु से, अब देखो इलेक्ट्रॉन निकालना या प्रोटॉन निकालना दोनों से आप आयन बना सकते हो, बट प्रोटॉन भैया नाभिक में रहता है। अब यदि प्रोटॉन नाभिक में है, इसका मतलब यह हो गया कि कैसे प्रोटॉन को निकालोगे, बहुत अंदर जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो आदान प्रदान सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है जब हम अणु या परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं
या उसमें डालते हैं। बात समझ में आ रही है? जब हम अणु या परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं या डालते हैं, तो जब हम किसी अणु या परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन यदि डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो हमें जो स्थिति मिलती है, ठीक है, स्थिति मिलती है, राइट, वो होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल विथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सोडियम की बात करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके 11 होंगे। पर यदि आप सोडियम के किसकी बात करोगे, एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर निकाल दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी 11 होंगे। बोलो यस। बात समझ में आ रही है? तो जब हम अणु परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं या फिर जब हम अणु परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, तो जो चीज हमें प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान से देखिएगा, तो भैया उसको हम बोलते हैं आयन। बात समझ में आ रही है? तो इसे हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं, जो कि दो तरीके से हो सकते हैं। बात समझ में आई? यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो धनायन, यदि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिया तो ऋणायन। फिर से करते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो धनायन, और यदि इसमें आपने इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो ये क्या हो गया? आपका ऋणायन हो गया। समझने की कोशिश करते हैं, राइट? चलो, तो अब इसको यहां समझते हैं और इसको इधर नीचे की तरफ समझते हैं। बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग है कहानी। चलो नोट करो पहले इतना, हरी अप। कर लिया? ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो इसका मतलब हमें मिलेगा ऋणायन। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी, राइट, तो हमें क्या मिलेगा भैया? धनायन। अब ऋणायन भी बना लेते हैं और धनायन भी, ये लो। अरे पूरा खेल ही बड़ा सिंपल है यार। ऋणायन जैसे क्या हो गया भैया? F माइनस हो गया, O2 माइनस हो गया, उसके बाद SO4 माइनस हो गया, OH नेगेटिव हो गया। और बनाएंगे पक्का? चलो और बनाते हैं। चलो बताओ और क्या आएगा? CO3 माइनस हो गया, NO3 माइनस हो गया, Cl नेगेटिव हो गया। बात समझ में आई? बोलो यस सर। धनायन की यदि हम बात करेंगे तो धनायन हो जाएगा आपका H प्लस, ये हो जाएगा Na प्लस, ये हो जाएगा Mg2 प्लस, और हो जाएगा Al3 प्लस, और हो जाएगा NH4 प्लस। बोलो यस सर। तो बेटा इस तरीके से अपने को अलग अलग प्रकार के जो आयन है वो मिल जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा और प्रोटॉन कम होगा। बोलो यस सर। और उनको हम बोलेंगे ऋणायन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ऋणावेश ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई वी मस्ट कॉल देम ऋणायन, यानी कि आपका एन आयन। तो ये आपका क्या कहलाता है? एन आयन। लिख लो चलो। अरे चलो, एन आयन, और ये कहलाता है केट आयन। तो एनायन अपन ने लिख लिया। बोलो यस सर। केटायन अपन ने लिख लिया। बात समझ में आई? तो अब सुनो ध्यान से, मस्त वाली ये बात है। तो जब हम किसी अणु या फिर परमाणु से इलेक्ट्रॉन जोड़ते तोड़ते हैं, यानी कि या तो हम उसमें डाल देते हैं या फिर हम उसमें से बाहर निकाल लेते हैं, जिस चीज का निर्माण होता है वो कहलाता है आपका आयन। ठीक है, नोट किया जाए। मस्त वाली ये बात है, बढ़िया से नोट करना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कर लिया? ठीक, पक्का पक्का? यस सर बोलो, यस सर बोलो। चलो ठीक है, तो फिर अगला पेज ले लें। हाँ यार चलो ले लेते हैं। चलो अब समय आ गया है कॉन्सेप्ट को नहीं यार रुको, उसी पेज में करते हैं ताकि अपने को बार बार इधर उधर ना होना पड़े। चलो, तो इस तरीके से ऋणायन और धनायन जो है वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया है। अब जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं कि ऋणायन की त्रिज्या और धनायन की त्रिज्या वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्योंकि अब अपने को यही तो पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। चलो चलो इसको यहां से अपन मिटाते हैं, इसको हम यहां से मिटाते हैं और जो है बीच में खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? ध्यान से देखना।
क्या कह रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। चलो मैंने यहां पर एक रिएक्शन लिखी है और मैं कह रहा हूं कि भैया सोडियम जो है सोडियम जो है इसमें से अपन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं। चलो तो सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो सोडियम दिखेगा Na+ और E-। ये इलेक्ट्रॉन को हमने क्लोरीन में जोड़ दिया तो ये क्लोरीन हो गया आपका Cl-। सोडियम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो ये हो गया आपका इस तरीके से, राइट। और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो आपका हो गया क्या, आपका Cl-। बोलो यस सर, ठीक है। चलो सोडियम बनाते बाबू, चलो चलो चलो, ये लो, ये सोडियम का नाभिक है, सोडियम का नाभिक बनाएंगे। चलो ये सोडियम का नाभिक है, बोलो यस सर। और सोडियम के पास पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। चलो भाई इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, ये आपका सोडियम है, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉन अपन ने बाहर निकाला तो क्या हुआ, नाभिक तो वहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है। एक इलेक्ट्रॉन अपन ने बाहर निकाला है, उसको भी अपन बना देते हैं। चलो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और ये एक इलेक्ट्रॉन 11वां है। हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। कौन से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, ये लिख देता हूं। चलो मैं ये लिखा, हमने, क्योंकि बाहर से ही तो जाएगा पहला, ये पहली अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है। हमने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, अपने आप नहीं निकाला होगा, ऊर्जा देनी पड़ी होगी, राइट। चलो वो भी पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। हमने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, बाहर निकाला तो ठीक है, आपने निकाला, दैट्स अ गुड थिंग। रुको, आपने निकाला, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। जब बाहर निकाल लिया आपने तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, बाहर निकाल लिया, नाभिक तो वहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं वो भी देख लेते हैं अपन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भाई कितने हैं, 11 हैं, बोलो यस सर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो ये भी 11 हैं, बोलो यस सर। अब यदि हमने इसमें से बाहर निकाल लिया किसको, पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया तो ये पहली ऊर्जा कक्षा तो यथावत रहेगी, बोलो यस सर। दूसरी ऊर्जा कक्षा यहां पर रहेगी, बोलो यस सर। पर भैया तीसरी वाली जो कक्षा है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो ऊर्जा कक्षा वहां से हो गई फिलहाल में खत्म। और इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पहले ये लिख लेते हैं अपन, रुको। तो मैं कह रहा हूं Na अब हो गए 10 और N प्रोटॉन हो गए आपके पास कितने, 11। बात समझ में आ रही है। Ne कितना हो गया, तो ये 10 हो गया और प्रोटॉनों की जो संख्या है वो कितनी हो गई आपके पास, 11, बोलो यस सर। बात समझ में आई। प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई आपके पास, 11, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि पहले तो हम डिस्टेंस यहां तक ले रहे थे, अब अपने को डिस्टेंस इधर तक ही लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो वो जो चीज मिली वो आपका क्या था, परमाणु था, राइट बेटा। ये जो चीज थी अपने सामने ये था परमाणु, और यहां पर जो चीज अपने को मिल रही है ये है आयन। ये है क्या, आयन। बात समझ में आई। और आयन कैसा है, तो भैया धनायन है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैट आयन बोलते हैं, बोलो यस सर। बात समझ में आई। तो बड़ी ये सिंपल सी कहानी है कि बताओ जरा परमाणु बड़ा हुआ कि धनायन बड़ा हुआ। अब आप बोलोगे सर कितना तो इजी है, परमाणु बड़ा हुआ कि धनायन बड़ा हुआ, बताओ जल्दी से, ठीक है। तो अब बड़ा कौन हुआ, परमाणु बड़ा हुआ, धनायन छोटा हुआ। तो हम सीधे सीधे यहां पर ये लिखेंगे कि रेडियस ऑफ एटम ज्यादा होगी रेडियस ऑफ कैट आयन से, दैट्स ऑल, जो कि आपको दिख रहा है, बोलो यस सर। इसको अपनी कॉपी में नोट करो। बढ़ रहे हैं आगे और देखेंगे कि क्लोरीन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। चलो तो उधर वाला आपका हो गया। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते फिरते किसके पास पहुंचा भैया, क्लोरीन के पास पहुंचा, जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो कितना होता है, 17। चलो बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं, किसका, क्लोरीन का। चलो ये बनाया, ये रही भैया उसका नाभिक, और जो है पड़ोस में
उसकी हो गई है, देखो ये पहली कक्षा बोलो यस सर, ये दूसरी कक्षा बोलो यस सर, और ये क्लोरीन की क्या होगी, तीसरी कक्षा। अब यदि हम उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने क्लोरीन के पास, जल्दी बताओ, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे क्लोरीन के पास, तो ये हो जाएंगे 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो भैया ये भी हो जाएंगे 17, क्योंकि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही क्या होता है आपका परमाणु क्रमांक, राइट। और इसके साथ हम एक इलेक्ट्रॉन को भी जोड़ रहे हैं, और इसके साथ में हम जो है एक इलेक्ट्रॉन को भी जोड़ रहे हैं, तो ये है वो इलेक्ट्रॉन, बोलो यस सर। और हम इसके पूरे 17 इलेक्ट्रॉन भी बना देते हैं, चलो ये लो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अब एक इलेक्ट्रॉन को इसको अपन जोड़ते हैं, चलो जोड़ते हैं, चलो जोड़ते हैं, ये लो, चलो एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं इसमें। तो जब इसके एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये कैसा दिखने लगेगा, जगह बचानी है क्या अपने को, हाँ ये कैसा दिखने लगेगा वो देख लेते हैं, ध्यान से देखना। तो अब भाई नाभिक तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ये रहा आपका नाभिक, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, थोड़ा बराबर बना लेते हैं अपन लोग, बहुत बढ़िया। देखो तो ये आपका परमाणु था, ये क्या था आपका परमाणु था, किसका परमाणु था, तो भैया क्लोरीन का परमाणु था, बोलो यस सर। तो ये तो परमाणु था, बात समझ में आ रही है। पर एक इलेक्ट्रॉन जब जुड़ गया, हम ये तो अपने को पता है कि तीसरी कक्षा में एक और इलेक्ट्रॉन आ सकता है, बात समझ में, 18 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं मैक्सिमम। चलो तो अब हम एक काम करते हैं, ध्यान से देखना। अब मैंने क्या किया, पहली कक्षा बनाई, फिर मैंने क्या किया, दूसरी कक्षा बनाई, और मैंने तीसरी कक्षा बना दी। अब आप बोलोगे सर इधर पे तीसरी कक्षा ने आपने छोटी बनाई, वहां तीसरी कक्षा जो है वो आपने बड़ी क्यों बनाई, तो ध्यान से देखो बबुआ, हुआ क्या, ध्यान से देखो, मस्त वाली बात है, हुआ क्या, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां और 10वां, यहां तक ठीक चल रहा है, बोलो यस सर। उसके बाद 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां और 17वां, यहां तक भी ठीक चल रहा है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, ये जो एक इलेक्ट्रॉन उधर से आया ना, सोडियम से घूमता फिरता, उस इलेक्ट्रॉन को जब हमने इसमें जोड़ा, उस इलेक्ट्रॉन को जब हमने यहां पर जोड़ा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को जब हमने यहां पर जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल यानी कि रिपल्सिव फोर्स जो है वो कैसा हो गया, बढ़ गया। और इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स या प्रतिकर्षण बल जब बढ़ जाएगा तो रेडियस या आकार कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग है कहानी। अरे भाई ट्रेन ब्रेन से अपन जाते हैं, एक और आदमी, 5 लोगों की सीट में पहले से ही 7 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग, वो 3 लोगों की होती है, उसमें 5 बैठे रहते हैं, 3 लोगों की सीट रहती है ट्रेन में, उसमें 5 बैठे रहते हैं। बात समझ में आ रही है, वो भी 5 लोगों की सीट में पहले से यदि 7 लोग बैठे, एक और को लेकर आओगे तो क्या सारे यात्रीगणों के बीच में रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण नहीं होगा? बिल्कुल होगा, सिंपल सी ये कहानी है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आकार होगा रिपल्सिव फोर्स यानी कि प्रतिकर्षण बल के कारण जो आकार होगा ना बाबूजी, वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज अपने को मिली, ये क्या मिला, ये अपने को आयन मिला। और ये जो आयन स्टूडेंट्स अपने को मिला बेटा, ये कैसा मिला, तो ये मिला अपने को ऋण आयन। कैसा मिला, ऋणायन मिला। और इस ऋणायन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन, एनायन, एनायन। तो ये जो ऋणायन यहां पर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन। और जो धनायन है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैट आयन। दैट्स नॉट कैशन, जस्ट लाइक नेशन। बात समझ में आ रही है? तो भैया कैशन नहीं है, दैट इज कैट आयन, राइट। चलो दोनों डायग्राम देख लो, पूरा खेल आप लोगों को क्लियर हो गया है, राइट। अब ध्यान से देखो, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 18 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके पास कितने हैं, 17 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 18 है और नंबर ऑफ आपके 18 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो आपके पास कितने हैं, तो भैया 17 हैं। इसका मतलब ये होगा, ये होगा, ये होगा, क्या होगा, देखो इसका मतलब ये होगा रेडियस ऑफ एटम जो होगा वो कम होगा रेडियस ऑफ एन आयन से। बात समझ में आई? या फिर सीधी बात, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो आकार बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन यदि कम होंगे तो आकार कैसा होगा,
कम होगा। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी नोट किया जाए। हरी अप। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो क्लियर है? तो हम एक काम कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब इसको अपन डायग्राम में बना सकते हैं। मस्त वाली ये बात है। चलो मस्त वाली ये बात है, मस्त वाली ये बात है। कैसे है? ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कह रहा हूं भैया, सुनो। ये है Na और ये है Na प्लस। इलेक्ट्रॉन के निकलने से आकार जो है वो कैसा हो गया? कम हो गया। और ना ये जो बाजू है ना, यहां पर ये है Cl और ये है Cl नेगेटिव। बात समझ में आई? बोलो यस सर। मस्त वाली एक कहानी है, राइट। चलो इसको अपन ने भी इधर एक ऐसे तीर यहां मारा, मार दे, मर जा, चल 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 चल, और एक तीर जो है वो अपन ने यहां चिपका दिया। बात समझ में आ रही है? तो मस्त वाली ये कहानी ध्यान से देखिएगा। अपन सीधे सीधे लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ एटम ज्यादा होगी रेडियस ऑफ किससे? धनायन से। धन आयन, चलो पूरा लिख दो, धनायन। धनायन छोटा होगा और आपका जो कैटायन है, ऋणायन है। बात समझ में आ रही है? तो पूरा लिख देते हैं, परमाणु कम होगा किससे? रेडियस ऑफ ऋणायन से। खत्म। बात समझ में आ गई? अब यहां से भैया बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपकी जो स्पीसीज होती हैं उनको लेकर यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इस पूरे डायग्राम को बहुत बढ़िया तरीके से देख लीजिए, क्योंकि अब समय आ गया है। कॉन्सेप्ट अपन ने समझ लिया, बोलो यस सर। अब थोड़े से नोट्स बना लेते हैं। कॉन्सेप्ट दिमाग में, नोट्स कॉपी में, हो गई बल्ले बल्ले। बात समझ में आ रही है? चलो 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 चलो। वंडरवॉल क्लियर? बोलो यस सर। धात्विक क्लियर? बोलो यस सर। संयोजक क्लियर? बोलो यस सर। और तीनों में सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होगी? देखना, ये JEE नीट में कई बार पूछा गया। वंडरवॉल की सबसे ज्यादा, उससे छोटू कौन? धात्विक। सबसे छोटू कौन? सहसंयोजक, राइट। और इसी तरीके से खेल यहां पर भी है कि भैया देखो, सब कुछ तो आपकी नजरों के सामने है। ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। बात समझ में आ गई? तो अब सीधा कॉन्सेप्ट ये लिख लो, यहां पर ले लो। चलो सीधा कॉन्सेप्ट, सीधा कॉन्सेप्ट, इसी को अपन कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। बात समझ में आ रही है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग। चलो 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 चलो, मजा ही आएगा। सारा कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर। जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतना आकार होगा। तो अपन सीधे यहां पर एक कॉन्सेप्ट चिपकाते हैं बबुआ, कि जो आकार होगा, जो आकार होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होगा किसके साथ में? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ में। तो किसके साथ में? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ में जो आकार होगा वो कैसा होगा? आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, राइट, उसका आकार ज्यादा। कैसे? कैसे? ध्यान रखें, प्रोटॉन की तुलना में। बात समझ में आ रही है? प्रोटॉन की तुलना में। तो ये जो चीज हमने पढ़ी स्टूडेंट्स, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये थी आपकी त्रिज्याएं। एक तरफ परमाणु यानी कि उदासीन त्रिज्याएं जिन पे कोई आवेश नहीं होता, दूसरी तरफ थी आपकी आयनिक त्रिज्याएं यानी कि जिन पर दो प्रकार का आवेश हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? मस्त वाली बात, नोट कर लो। चलो पक्का मजा आया? बोलो यस सर। अब बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ, चलो, और बनाते हैं थोड़े से नोट्स। अब क्या लिखा हुआ है? परमाणु के आकार का सही सही निर्धारण ना बहुत मुश्किल है। क्यों है? आप जानते हो कि यदि आप यहां पर इस तरीके से नाभिक बनाते हो, यदि आप यहां पर इस तरीके से नाभिक बनाते हो, तो इस नाभिक के आसपास आपके जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इस नाभिक के आसपास आपके जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो ऐसे 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 आगे पीछे ऊपर नीचे आगे पीछे ऊपर नीचे डोलते हुए घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर उधर इधर 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 ऐसे 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 घूमते रहते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो एक निश्चित आकार किसी परमाणु का नहीं हो सकता। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं,
कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूमते हैं, तो कैसे घूमते हैं, ये ऊपर से गया, ये यहाँ से ऐसे ऐसे आया, ऐसे 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 चला गया। कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐसे 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 घूमते रहते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरीके से घूमते रहते हैं। भैया ऐसा दिखता है एटम, बात समझ में, ऐसा दिखता है एटम, और मैंने फिर भी जो है बहुत जल्दी में बनाया है। जिसको फिर ध्यान से देखेंगे या बनाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम नाभिक बनाते हैं, और जो है ना बेटा, हम यहां पर एक ऊर्जा कक्षा ऐसे बना देते हैं। हम बोलते हैं भैया इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, तो एग्जैक्ट आप रेडियस या जो त्रिज्या है वो नहीं निकाल सकते। आप इसको, इस वाले डिस्टेंस को आर यानी कि रेडियस बोल सकते हो, और ये पूरी सच्चाई नहीं है ना, तो एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। अच्छा हाँ, पर आप ये बता सकते हो कि इनकी जो त्रिज्याएं होती हैं वो 10 की घात -10 मीटर, मतलब कितना छोटा होगा आप सोचो, या फिर 10 की घात जो है -11 मीटर के आसपास के डायमेंशन विमा में होती है। बात समझ में आ रही है? चलो पहला पॉइंट क्लियर, बोलो यस सर। दूसरा क्लियर, बोलो यस सर। परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है कि कोई स्पष्ट सीमा निर्धारित नहीं होती है, दिख ही रहा होगा आपको। अब आपको ये भी समझ में आया होगा ना, अच्छा सर वो जो न्यूक्लियर साइंस में ऐसा वाला डायग्राम के जो बना रहता है वो इधर से लिया गया। हाँ जी बाबूजी, वो जो आपकी साइंस की जो किताबें होती हैं, केमिस्ट्री की, फिजिक्स के, विज्ञान की जो किताबें होती हैं, उनमें ऐसा डायग्राम जो बना रहता है जैसा शक्तिमान के इधर पे लोगों में भी बना हुआ था, राइट, वो बेसिकली इत्थे से ही लिया गया है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर, राइट। चलो नोट कर लो, ठीक। चौथा पॉइंट, अतः परमाणु का आकार सही तरीके से निर्धारित नहीं किया जा सकता, पर 3 तरीके ऐसे हैं जिससे हम परमाणु के आकार के बारे में बतिया सकते हैं, और वो क्या है आपके सहसंयोजक धात्विक वंडरवॉल। साथ में हम बात कर सकते हैं उन आयंस के बारे में जो या तो पॉजिटिव होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं। क्लियर? चलो और बढ़ेंगे आगे। दूसरे शब्दों में परमाणु की त्रिज्या सही नहीं मापी जा सकती, अप्रोक्सीमेटली ओके माप सकते हैं। चलो इस तरीके से हम परमाणु के आकार को पीरियोडिक टेबल में समझ सकते हैं कि भैया नीचे जाने पर, नीचे की तरफ जाने पर आपकी जो कक्षाओं की संख्या होती है वो बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? कक्षाओं की संख्या बढ़ने से जो आकार है वो नीचे की तरफ जाने पर कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरी बात ये, जब आप उस तरफ जाओगे, जब आप बाएं से दाएं की तरफ जाओगे तो आकार जो है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर अभी आप बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से तो आकार बढ़ता है, पर भैया इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है। ध्यान से देखो ना मैं क्या कह रहा हूं, देखो 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 देखो, ये आपके पास कार्बन है, बोलो यस सर। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 है। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके 7 हैं, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 7 है। इसका मतलब ये नाइट्रोजन का जो नाभिक है वो तगड़ा है, मतलब ये कि हम लिख सकते हैं यहां पर नाइट्रोजन, राइट, नाइट्रोजन के नाभिक के पास में, नाइट्रोजन के नाभिक के पास, नाइट्रोजन के नाभिक के पास भैया प्रोटॉन एक ज्यादा है, ठीक है, तो के पास ज्यादा धनात्मक आवेश है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, और ज्यादा बल के साथ खींचेगा। इसीलिए अतः क्या लिखेंगे, अतः 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 वो इलेक्ट्रॉन को तगड़े तरीके से अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा। अतः नाइट्रोजन अंतिम कक्षा, अतः नाइट्रोजन अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, अतः नाइट्रोजन, राइट, अतः नाइट्रोजन अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा, या अंतिम कक्षा की जरूरत नहीं है, अतः नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर से, बात समझ में आ रही है, ज्यादा बल से अपनी ओर
खींचेगा, लिख लो, खींचेगा। बात समझ में आ रही है? खींचेगा, दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई? पर भैया नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं। इंटरेस्टिंग ये बात है। क्या कह रहा हूं मैं? कार्बन के पास 6 प्रोटॉन, बोलो यस सर। नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन, बोलो यस सर। अब नाइट्रोजन के पास यदि प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है तो उसका नाभिक ज्यादा धनावेशित है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉनों को खींचने का मतलब ये कि जो त्रिज्या है वो कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन यदि नाभिक की तरफ जा रहे हैं तो त्रिज्या कम हो जाएगी, नाभिक से दूर जा रहे हैं तो त्रिज्या आपकी बढ़ जाएगी, बोलो यस सर। तो इसलिए छुटकू तो जाते, देखो बड़ा है भाई, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, बीच में एक दो अपवाद होंगे, उसके पीछे भी कहानी है। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री तो अपवाद चलते रहेंगे। बात समझ में आ रही? तो मस्त वाली ये बात है, ध्यान से देखिएगा तो धीरे 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 काम होता जाएगा। तो सबसे बड़ा सीजियम, इसके नीचे का फ्रांशियम, देखो कितना बड़ा है ये, और ये देखो आपका हीलियम जो है वो कितना छोटा है। तो सीधी बात ये है, राइट, सीधी बात ये है कि ऊपर से नीचे जाने पर देखो ना, बनाए कितना क्रिएटिव तरीके से इमेज लगाई गई है। देखो कि भैया नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा और इस तरफ जाने पर आकार कैसा होगा? इस तरफ जाने पर आकार आपका कम होगा। इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं गुणधर्मों में आवर्त्यता। ये जो ट्रेंड है, पीरियोडिसिटी है, राइट, कौन से गुणधर्म में अभी हमने देखा? आकार में आवर्त्यता। ऐसे ही अलग अलग जो गुणधर्म होंगे जिसमें कौन कौन आता है वो भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि ये सारी जो कहानी है ना, ये मैं आपके दिमाग के अंदर भैया फिट तो करूंगा। त्रिज्या हो गई, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हो गई, आयनन एंथैल्पी हो गई, विद्युत ऋणात्मकता हो गई, संयोजकता हो गई, अलग अलग क्लास में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया तरीके से अपन दिमाग के अंदर फिट करने वाले हैं, राइट। चलो यहां पर आते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम गुणधर्म। कौन सा? तो भाई आकार लिया और उसकी जो पीरियोडिसिटी यानी कि आवर्त्यता है, इसके कॉन्सेप्ट को हमने अपने दिमाग के अंदर और अपनी कॉपी में फिट कर लिया। तो ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है बाबूजी, पर कॉन्सेप्ट जरूर याद रखें कि पीरियोडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे जाओगे तो आकार बढ़ेगा, जब बाएं से दाएं आओगे तो भी भैया आकार तो बढ़ेगा। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए नाभिकीय आवेश जो है वो पूरा का पूरा क्या करता है? खेल खेलता है, राइट। चलो और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको बढ़िया से पढ़ लो, कॉपी में नोट कर लो। अपन सब डिस्कस कर चुके हैं, राइट। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट लेकर नोट किया जाए। चलो और आगे बढ़ेंगे। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भैया देखो, दूसरे आवर्त में यदि आप त्रिज्या देखोगे तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मतलब त्रिज्या कैसी होती जा रही है? कम होती जा रही है। तीसरे आवर्त में देखेंगे तो सोडियम सबसे बड़ा, उससे छोटा मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, और लास्ट में क्या आएगा आपका? क्लोरीन, राइट। चलो तो इस तरीके से देखो आकार कैसा होता जा रहा है? आकार कम होता जा रहा है। ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, और ये कैसा है? तो भैया ये कम है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। बात समझ में पूरी आ रही है। और आगे बढ़ते हैं। ऊपर से नीचे देखते हैं ना, क्या कहते हो? ऊपर से नीचे अपन ऐसे तो देखते हैं, हेलीना कब्र से फरार, क्या कहते हो? हेलीना कब्र से कैसी हो गई? फरार हो गई। तो भैया ऊपर से नीचे आने पर देखो, ये छुटकू था, ये बड़कू है। ऊपर वाला जो था वो छोटा था, ऊपर वाले छोटे मियाँ थे, और नीचे वाले जो हैं वो बड़े मियाँ हैं, क्योंकि इस भाई के पास में कक्षाएं ज्यादा हैं, और कक्षाएं ज्यादा हैं तो तुम क्या करोगे? आकार बड़ा करोगे। बिल्कुल सही बात। इसके पास कक्षाएं ज्यादा हैं, इसके पास कक्षाएं कम हैं। समझते हैं इस कहानी को। इसके पास 2 ही कक्षाएं हैं, 2 1। इसके पास 3 कक्षाएं हैं, 2 8 और 1। इसके पास बाबूजी 4 कक्षाएं हैं, 2 8 8 1। ऐसे इधर खेल चलता रहेगा, बोलो यस सर। बात समझ में आ गई? तो कॉमन सेंस यूज करना है, सारी कहानी जो है वो बढ़िया से क्या होगी? बन जाएगी, राइट। चलो नोट कर लो, चलो इसको नोट करो, है ना, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आयनिक त्रिज्या की, जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भैया 2 प्रकार की आपकी जो आयनिक त्रिज्याएं हैं वो होंगी। कौन सी? धनायन के लिए अलग और ऋणायन के लिए अलग, जिसके बारे में हम पूरी बतिया चुके हैं, राइट। चलो इस तरीके से ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं
इसको अपने दिमाग में कॉपी में बढ़िया से फिट कर लो। कोई भी डाउट आता है, कैसा भी डाउट आता है, सीधे कमेंट बॉक्स में जाओ और उस डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। राइट, बात समझ में आ गई। चलिए तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने आवर्तता वाली बात कर ली है। अगली जो क्लास होने वाली है उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनीकरण ऊर्जा, राइट, और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि विद्युत ऋणात्मकता जैसी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। और ये सारे ही जो ट्रेंड्स है पीरियोडिसिटी वाले, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है, बस एक काम नहीं करना है, यानी कि रटना नहीं है। क्लियर, बोलो यस सर। और ये सारी चीजें और अगली क्लास आपको मिलती है कहां पर, आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी माध्यम दोनों के लिए मिलती है क्या, क्वालिटी कंटेंट, एजुकेशनल आपकी वीडियोस। क्या क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, जेईई, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, भैया कितना सारा। अब आप सोचोगे सर पैसा बहुत लगता होगा। बाबूजी कोनो पैसा नहीं लगता, क्योंकि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। राइट, तो इस तरीके से सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन के साथ में। अगली जो क्लास होगी उसमें इस चैप्टर के बचे हुए भाग को हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।